हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। और समास से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो समास आपका सभी में आता है और सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि समास क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप या हम कहें संक्षिप्त। ठीक, तो संक्षेप क्या होता है कि जब दो पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो पद, शब्द नहीं होते हैं, दो पद होते हैं। तो जब दो पद मिलकर, दो पदों के मेल से या दो पद मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं या कोई विकार उनमें उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो पदों के मेल से, मेल से हुआ परिवर्तन या मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात दो पदों को संक्षिप्त कर देना, उनको मिलाकर संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के आपके 6 प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और होता है तत्पुरुष समास। चार हो गया, 5 और 6। एक होता है आपका कर्मधारय समास और अगला होता है बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। ठीक है, और एक आपका और होता है, एक और होता है क्या? उसका नाम है नई समास। नई। ठीक है, मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नई समास। ठीक, तो समास कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। आपके अब हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या था? अव्ययी भाव। पहला था आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? वह समास जिसमें, वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। और दूसरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है। दूसरा पद आपका क्या होता है? अव्यय होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब पहला पद क्या होगा? उसमें प्रधान होगा, मुख्य भूमिका निभाता है। और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है आपका अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है, वो शब्द होता है या वो विकार अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन
और वचन पुरुष कारक अथवा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वो शब्द वैसे ही बने रहते हैं, चाहे आप उसको भूतकाल में रखिए, भविष्य काल में रखिए, या फिर आपका लिंग बदल जाए, पुरुष बदल जाए। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं ना, तो पुरुष बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो शब्द क्या है, अपने मूल रूप में रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। इसकी परिभाषा होती है अव्ययी भाव की, कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है वो अव्यय होता है। और इसको पहचानने की ट्रिक है, इसको पहचानने की मतलब अव्ययी भाव को पहचानने की ट्रिक होती है, इसमें पहला जो पद होता है, पहला शब्द जो शुरू होता है वो किससे होता है, वो होता है यथा, ठीक है, प्रति, बे, ठीक, यथा, प्रति, बे, याव, भर, ठीक है, याव होगा या भर होगा, याव इत्यादि होता है, ठीक। तो जिसमें जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे देखते हैं, अब इसका उदाहरण क्या है, यथा, यथा में क्या होता है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यथोचित, ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। भर में जैसे भरसक, ये भी आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। भरपूर, ये क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। बे से देखें तो बेकार, बेवफा, ये क्या होगा, ये सब आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक, ये सब क्या है, ये सब आपके अव्ययी भाव समास हैं। प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रत्याहार, प्रत्याहार, ये सब क्या हैं आपके, ये सब अव्ययी भाव समास हैं, ठीक है। बेशर्म, बेइज्जत, ये सब आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसमें एक और आता है आ, आ शब्द, आ से भी शुरुआत जिसकी होती है वो होता है, जैसे जैसे क्या होगा आपका, आजीवन, आहार, ठीक है, आजीवन, आहार, आराम, आवरण, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, अगला क्या था, द्विगु समास था। अब हम देखेंगे कि द्विगु समास क्या होता है। तो इसमें होता है वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद संज्ञा या किसी समूह का बोध कराता है। दूसरा पद क्या होता है,
संज्ञा के समूह का बोध कराता है। ठीक है। किसी समूह का बोध कराता है। ठीक। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है। ठीक है। और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा या किसी समूह का बोध कराता है। और याद रखेंगे इसमें नोट, इसमें संख्या के बाद आनन शब्द नहीं आना चाहिए। क्या? संख्या के बाद कौन सा शब्द? आनन शब्द। आनन शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर आनन शब्द आएगा तब वो दूसरा समास हो जाएगा। जैसे दशानन, दस क्या है? संख्या है, और आनन के बाद आ जाएगा तो दशानन। दशानन का अर्थ होता है रावण। रावण आपका ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके संख्या के पीछे आनन नहीं लगा होना चाहिए। तो पहला पद जो होता है इसमें संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा या किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में जैसे पंचवटी, और क्या? जैसे चौराहा। ठीक है। क्या हो जाएगा? चौराहा हो सकता है। त्रिमास, त्रिमास। और क्या हो सकता है? त्रिफला। ठीक है। त्रिफला हो सकता है। त्रिमुहानी हो सकता है। त्रिमुहानी हो सकता है। और क्या? नौरंग और नवरत्न। नवरत्न, नवरात्र। ये सभी क्या है? ये सभी आपके हैं द्विगु समास। चतुर्वेद। ठीक है। चतुर्वेद, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सभी आपके किस में आते हैं? ये सभी आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे सत क्या होता है? शताब्दी, सतसई, ये सभी भी आते हैं। सतसई, सतसई क्या होता है? और शताब्दी। ठीक है। सतसई, सतसई होता है कि 100 छंदों का समाहार या 100 छंदों की एक रचना, जिसमें 100 छंद सम्मिलित हैं उसको हम क्या कहते हैं? शतसई कहते हैं। शताब्दी, 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहते हैं। ठीक है। शतक हो गया। ये सभी आपके किस में आते हैं? ये सभी हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पंच, ये भी क्या है? संख्या का बोध कराता है। पहला पद। चौराहा, ये 4 राहों का समूह, ये भी क्या है? संख्या का बोध कराता है। त्रिमास, 3 महीनों का समूह। ठीक है। संख्या का बोध। नवरत्न, 9 लोगों का, नवरत्नों का समूह, ये भी क्या है? संख्या बोध करा रहा है आपका। नवरात्र, 9 दिन, नवरात्रि का समूह, ये भी संख्या। चतुर्वेद, चारों वेद क्या है? 4, ये एक संख्या है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं। सतसई, 100 छंदों का समाहार। शताब्दी, नौरंग, त्रिमुहानी, 3 त्रिमुहानी, 3 ओर से जिसमें मुहानी हो, त्रिमुहानी कहेंगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारी संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक। अब हम अगला देखते हैं, द्वंद्व समास। तीसरा क्या है हमारे पास? द्वंद्व समास। ठीक। द्वंद्व समास। अब देखेंगे कि द्वंद्व समास में क्या होता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं,
ठीक है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर दोनों पद जो होते हैं वो संज्ञा होती है। ठीक है, दोनों पद संज्ञा होते हैं और या फिर दोनों पद उसमें विशेषण होंगे। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे ही देखा जाए एक शब्द में तो क्या होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। या फिर दोनों पद संज्ञा होंगे या फिर दोनों पद क्या होंगे, विशेषण होंगे। ठीक है, विशेषण होंगे। और इनकी पहचानने की एक ट्रिक है, इसमें क्या लगा रहता है, अधिकतर हम क्या देखते हैं, योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह का मतलब ऐसे, ठीक है, योजक चिन्ह लगा रहता है। अब हम इसमें उदाहरण देखते हैं। अगर हम इसका विग्रह करते हैं अर्थात इसको तोड़ते हैं तो उसमें य आता है या फिर और आता है, अर्थात जब योजक चिन्ह को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, या आएगा या फिर और आएगा। जैसे उदाहरण में क्या हो सकता है, जैसे माता पिता। ठीक है, अब इसमें माता और पिता हो सकता है, ठीक, माता पिता। और आपका क्या होता है, लाभ हानि। और क्या हो सकता है, यश अपयश। ठीक है, यश अपयश, हार जीत। ठीक है, हार जीत, जय पराजय। ठीक, जय पराजय, भाई बहन, तन मन धन। तन मन धन, इसमें भी क्या होगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे राधे कृष्ण, कभी कभी इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे राधे कृष्ण, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, कतर व्योत, धर्म धर्म। कतर व्योत, कतर व्योत क्या होता है, कतर व्योत होता है काट छांट करना। ठीक, उसको कहते हैं कतर व्योत, काट छांट। व्योत का अर्थ होता है काट छांट। ठीक है, तो ये सभी आपके किस में आएंगे, ये सभी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है और या फिर दोनों पद क्या होंगे, संज्ञा होंगे, विशेषण होंगे। जैसे माता पिता, दोनों पद क्या है, संज्ञा है। जैसे लाभ हानि, दोनों पद विशेषण है। तो इस प्रकार से दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या तो दोनों पद विशेषण होंगे। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और बीच में कारक चिन्ह का बोध होता है। बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह का बोध होता है तथा बीच में
कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक क्या होता है? कारक चिन्ह क्या होगा? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से अलग होने के अर्थ में, तो ये क्या होगा? ये कारक चिन्ह होगा। जैसे ने नहीं आता है, को आएगा, का आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से आएगा, के द्वारा आएगा, करण से के द्वारा, ठीक है, के आता है, के लिए आएगा। तो जब हम इसका बीच से जब उसको हम तोड़ेंगे, दोनों पदों को जब अलग करेंगे, तो बीच में क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा। कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने होता है, कर्म का चिन्ह होता है को होता है, करण का चिन्ह से या के द्वारा होता है, ठीक है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए या फिर को होता है, के लिए या फिर को, ठीक है, ये संप्रदान का चिन्ह होता है। आपका अपादान का होता है से जहां से अलग होने के अर्थ में, जैसे से अलग होने के अर्थ में वो चीज दूसरे से अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या है? अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक है, ठीक, अपादान कारक है। और अगला आपका होता है संबंध। संबंध में का की के रारी रे आता है, अधिकरण में पर आता है, ठीक है। अधिकरण में क्या आता है? में आता है और पर आता है। तो ये सभी कारक जो होते हैं इसमें आते हैं तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है? इसका दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह का बोध होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच में। समास क्या है? दो पदों का संक्षेप में मिश्रण है, सम्मिलन है, दो पदों का मिश्रण है, तो या फिर दो पदों का सम्मिलन है, मेल है, संक्षेप कहते हैं समास को। तो जब दोनों पदों को हम अलग करते हैं तो बीच में को, का, से के द्वारा, के लिए, में पर, ये सभी आप उससे जोड़ेंगे। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र क्या हो गया? राजा का पुत्र, तो क्या आ गया? का आ गया, ठीक है, का आ गया। तो का कहाँ आता है? आपके अधिकरण में आता है, तो क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। सॉरी, अधिकरण में नहीं आता है, आपका संबंध में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। में पर आएगा तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से जैसे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या हो गया? में आ गया, तो क्या हो गया? में आ गया, तो में से हमें पता चल गया कि ये अधिकरण कारक है, तो ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। वैसे तो आपको बस तत्पुरुष समास पहचानना होता है, ज्यादा ऐसे नहीं पूछता है, बस तत्पुरुष समास देता है, ठीक है। तो लेकिन हम बीच में जब उसको तोड़ेंगे तो इसमें समझ में आता है कि को, का, से के द्वारा, के लिए, में पर, ये सभी शब्द आते हैं, ठीक। तो इसको इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण, अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मैंने बताया, राजपुत्र, ठीक है, राज दरबार, घुड़सवार, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ हो गया, भूखंड हो गया, ठीक है, भूखंड, भूमि का एक भाग, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, किसी के भी कृत हो गया तो क्या हो गया? द्वारा हो गया, किसी भी कवि का या किसी के बाद जब कृत लग गया तो क्या हो गया? तुलसी कृत है, तो तुलसी के द्वारा रचित, देखिए यहाँ पर के द्वारा है, तो ये क्या हो गया? आपका तत्पुरुष समास हो गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त क्या हो गया? रोग से ग्रस्त, जो रोग से ग्रसित है, ये भी क्या हो गया? आपका तत्पुरुष समास हो गया।
ठीक है। रोग मुक्त, रसोई घर, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रसोई घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर, खाने के लिए, भोजन पकाने के लिए घर। तो क्या हो गया, के लिए आ गया आपका, तो भी क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। विद्यार्थी, विद्यार्थी भी आपका क्या है, विद्यार्थी आपका तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, को आ गया, विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये भी आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। देश प्रेम, देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेम, देश से प्रेम करने वाला। गोबर गणेश, गोबर गणेश, इसमें योजक चिन्ह भी लग सकता है, लेकिन ये आपका द्वंद्व समास में नहीं जाएगा। गोबर गणेश, गोबर से बने हुए गणेश, तो क्या आ गया, से आ गया। गोबर से बने हुए गणेश, तो से आ गया, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में क्या होता है, कारण चिन्ह का बोध होता है। कारण चिन्ह कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आपके इतने होते हैं। को, कर्ता ने, कर्म को आपने याद किया होगा इस प्रकार से कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है। अधिकरण में पर, तो ये सभी आपके किस में आ गए, ये सब आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगला हमारा क्या बचा है, कर्मधारय बचा है और बहुव्रीहि समास बचा है। तो पांचवा क्या है, कर्मधारय। ठीक। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय होता है जिसका पहला पद विशेषण होता है। ठीक है। जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेषण विशेष्य होता है, और दूसरा क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है, जो शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है। जो किसी शब्द की, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। वह शब्द जो विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण का विशेष्य कहते हैं। तो पहला पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है। ठीक। जैसे कि लड़की मोटी है। ठीक है। मोटी लड़की है। ठीक है। तो मोटी लड़की क्या है, लड़की विशेष्य है, और लड़की कैसी है, मोटी है, ये उसका क्या है, विशेषण है। ठीक है। तो आप अच्छी दिख रही हैं, आप अच्छी दिख रही हैं, तो आप क्या है, ये उसको बता रहे हैं, तो किसके लिए, जिसको बता रहे हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जिसको, और उसकी जो विशेषता, ठीक है, उसके बारे में जो हम बताते हैं, उसके गुण अवगुण, तो वो क्या होता है, विशेषण कहलाता है। तो आप अच्छी दिख रही हैं, तो अच्छी क्या है, विशेषण है, और आप जो है वो विशेष्य है। या लड़की मोटी है, तो लड़की क्या है, विशेष्य है, और मोटी जो है वो उसकी विशेषता है। ठीक है। तो इसमें अगर इसमें हम जब इसको अलग करते हैं ना, दोनों पदों को जब अलग करते हैं, तो इसमें हमें है जो मिलता है। जैसे उसमें कारक मिलता है, उसमें क्या, इसमें क्या मिलता है जो मिलता है। जैसे कि नील कमल, ठीक है, नीला है जो कमल,
ठीक। नील गाय, नीली है जो गाय, तो ये क्या होगा, ये आपका कर्मधारय समास होता है। जब इसका हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो इसमें है जो शब्द मिलता है। ठीक, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। आपको उदाहरण ज्यादा याद रखना है, क्योंकि लगभग जितने मैं उदाहरण बता रही हूँ इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हो गया नील कमल, नीला है जो कमल, नील गाय, ये क्या है, गाय की विशेषता बताया जा रहा है। गाय क्या है, नीली है, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बता रही है। ठीक है, जैसे कि महाराजा, महारानी, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके कर्मधारय समास है। जैसे श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। ठीक है, नवयुवक, युवक कैसा है, नव युवक है, नव है अर्थात नौजवान है, नया है, तो ये युवक की विशेषता है। नवयुवक, नवग्रह, नवगृह, सॉरी ग्रह, नवगृह, नवगृह कैसा है, नया है, नव है, तो ये क्या है, घर की विशेषता है, नवगृह। ठीक है, जैसे अधमरा, अधमरा ये भी क्या है, इसकी विशेषता है, मरे हुए व्यक्ति की, मरा ये जो है इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि आधा भी मरा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, महात्मा, महाशय, आत्मा कैसी है, महात्मा को अगर कहे देखा जाए तो महान है जो आत्मा। ठीक है, महाशय, ये सभी आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके कर्मधारय भी होते हैं और आपके बहुव्रीहि समास भी होते हैं। ठीक है, कर्मधारय प्लस बहुव्रीहि दोनों हो जाते हैं, बता रहे हैं अभी। देखिए जैसे कि महादेव, जैसे क्या, महादेव, तो महादेव हम किसको कहते हैं, महादेव हम शिव को कहते हैं, तो इसलिए ये बहुब्रीहि हो जाता है। लेकिन देवताओं में महान, ठीक है, महा ये देवताओं की विशेषता है, महान, देवताओं में महान, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से आपका कर्मधारय समास भी हो गया। ठीक है, जैसे घनश्याम, घनश्याम हम कृष्ण को भी कहते हैं और एक तरह से बादल भी हैं, तो इस तरह से ये दोनों में हो जाएगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर हम कृष्ण को भी कहते हैं, पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण को कहते हैं, लेकिन पीला है जो अंबर, इस तरह से ये कर्मधारय समास भी हो जाता है। और नीलांबर, ये भी क्या है, कर्मधारय समास हो जाता है और ये बहुव्रीहि समास भी है। ठीक है, ठीक, तो हम अगला देखते हैं। अब इसमें जब आपसे पूछेगा ना पीतांबर, तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों नहीं देगा, लेकिन अगर दे देता है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इन सब में हम क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे। ठीक है, बहुव्रीहि लगाते हैं। तो आपका अगला बचा है कौन सा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बता रहे होते हैं।
दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो जब दोनों पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका एक विशेष अर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, तो इसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर के तीसरे पद जब बनाते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम पहचानते तो पहला क्या आता है? जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जलज, नीरज, तोयज, पंकज, ये सभी क्या है? ये सभी पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे जलज, नीरज, ये सभी, जलज, पंकज, कमल के पर्यायवाची, तो क्या है? ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल, तो ये दोनों पद मिलकर के एक तीसरे उस पद की विशेषता बता रहे हैं। पंकज की विशेषता क्या हो गई? कमल हो गई। तो एक नया शब्द बना रहे हैं, एक नए शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हो गए ये हो गए, और जितने भी आपके उपनाम होते हैं, उपनाम क्या? जैसे जैसे एक दंत, ये हम किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। एक दंत कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। एक दंत, लंबोदर, वक्रतुंड, महाकाय, ये सब क्या है? ये सब आपके गणेश जी के उपनाम हैं। तो ये सभी कहाँ आ जाएंगे? ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे गजानन, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, ठीक है, ये सभी आपके जो हैं ये उपनाम है, और उपनाम कहाँ आ जाते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और जो वहां पे मैंने लिखवाया था ना नोट में कि द्विगु समास के अंतर्गत की पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद संज्ञा या किसी समूह का बोध कराता है, लेकिन संख्या के बाद आनन शब्द नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर नोट में क्या हो जाएगा? संख्या के बाद जो आनन शब्द होता है, आनन शब्द होता है, वो भी आपका क्या होता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे दशानन, चतुरानन, ठीक है, दशानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, ये सभी क्या है? ये सभी आपके बहुब्रीहि समास हैं। ठीक, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिल करके एक नए पद की विशेषता बता रहे होते हैं, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, सभी पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। ठीक, और क्या आता है? और जितने भी उपनाम होते हैं वे आ जाते हैं, और संख्या के बाद जो आनन शब्द होता है वो आ जाता है। और आपका एक और आ जाता है, यहां बता देती हूँ, पाणी। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ में, जैसे कि चक्रपाणी, वीणा पाणी, ये सभी इसमें आते हैं। मतलब कि जो हाथ में चक्र को धारण करता है इसको हम क्या कहते हैं? विष्णु जी कहते हैं। ठीक है, वीणा पाणी, सरस्वती जी, तो ये सभी
दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक नया पद बना रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। वीणा पाड़ी कहने का अर्थ हम क्या समझते हैं, सरस्वती जी को। तो एक नए पद का अर्थ बताएं, उसकी विशेषता बताएं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएंगे। शूलपाणी, चक्रपाणी, ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाणी, और याद रखना है पर्यायवाची शब्द और उपनाम, और जिसमें आनंद शब्द जुड़ा होता है, किसके बाद, संख्या के बाद। तो ये सभी आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपका क्या बचा गया, अब आपका एक और समास बच गया, वो क्या है, नई समास। सतवां देखें तो वैसे तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। एक आपका सातवां है नई समास। नई समास में क्या होता है, जितने भी नकारात्मक शब्द होते हैं, जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं, किसका, नकारात्मकता का बोध कराने हैं, नकारात्मकता का बोध कराने वाले पद को हम क्या कहते हैं, उसको हम नई समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके अकाम, असत्य, अगोचर, ये सभी आपके क्या है, ये हैं वो है नई समास हो गए। ठीक है, असत्य, अकाम, अगोचर, अधर्म, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नए समास है। अकाम, न काम, न काम करने वाला। असत्य, जो सत्य न हो। अगोचर, जो विचरण न करने वाला हो। अधर्म, जो धर्म ना हो। तो ये सब क्या है, नई समास है। ये सब कैसा बोध कराते हैं, नकारात्मकता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके नए समास के अंतर्गत आते हैं। अब आपका ये समास कंप्लीट हो गया। अब हम समास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम उसको करेंगे, और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नवरत्न समास है। नवरत्न समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, या फिर आपका द्वंद्व समास। बताइए फटाफट कि नवरत्न कौन सा समास है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है और ये उदाहरण में भी है। द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, या फिर आपका द्वंद्व है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द इसमें संख्यावाचक है। तो जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास होता है। तो ये आपका हो गया द्विगु समास। अब है धनहीन। धनहीन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर आपका द्वंद्व समास है। धनहीन सबसे अच्छा है कि आप इसका विग्रह करें, समास विग्रह करें तो आपको समझ में आ जाएगा। धन से हीन, विग्रह करने पर क्या मिलता है, धन से हीन। तो क्या हो गया, से क्या हो गया, कारक शब्द हो गया। तो जिसमें बीच में कारक चिन्ह का बोध होता है वो कौन सा समास होता है, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, अगला क्या है, यथासंभव, सॉरी यथा समय। यथा समय कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। यथा समय कौन सा समास है, ये भी मैंने बताया है कि इसमें यथा होता है, भर होता है, बे होता है, आ होता है, ये सभी किस में आते हैं, आपके अव्ययी भाव में आते हैं। तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है त्रिलोक। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, या फिर आपका तत्पुरुष समास। त्रिलोक में कौन सा समास है, बताइए त्रिलोक में कौन सा समास है। ये भी मैंने एग्जाम्पल में बताया है, त्रिलोक तीनों लोक। तो पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। तो
द्विगु समास हो गया। पहला पद संख्यावाचक तो द्विगु समास। अगला है अनादर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, अनेय समास, कर्मधारय समास या फिर आपका तत्पुरुष समास। अनादर, अनादर में कौन सा समास है? जिसका आदर न हो, आदर न करना, क्या हो गया? अनादर हो गया। तो यहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो नहीं समास हो जाएगा। ठीक है। गगन चुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर आपका अव्ययी भाव समास। गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक, गगन को चूम रहा है जो, गगन को चूमने वाला, तो को आ गया, बीच में क्या आ गया? को आ गया। तो को क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह हो गया तो सीधे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या फिर आपका द्विगु समास है। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? बताइए। अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर द्विगु समास है। तो नयन कैसा है? कमल के समान है। नयन क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। और इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता है? कमल के समान। ठीक है, कमल के समान। तो क्या हो गया? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है? विशेष्य होता है। तो यहाँ पर कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया? कर्मधारय समास आ गया। अगला है जी जान, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। जी जान में कौन सा समास है? योजक चिन्ह लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक। अगला है चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर आपका द्वंद्व है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली का अर्थ क्या होता है? कि सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले, अर्थात शिव। चंद्रमौली का अर्थ हो गया शिव। तो दोनों पद क्या है? प्रधान नहीं होते हैं, और जो दोनों पद मिलते हैं तो एक नई, तो तीसरे पद की क्या है? विशेषता बता रहे हैं। दोनों पद मिलकर के एक तीसरा पद बना। अब इसकी विशेषता बताई जा रही कि चंद्रमौली का अर्थ होता है शिव। तो ये कौन सा समास हो जाता है? ये हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, चंद्रमौली ये आपका बहुब्रीहि समास है। पीतांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर आपका द्विगु समास है। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी होता है, लेकिन जब दोनों दिया है तो क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ठीक है। पीतांबर, पीला वस्त्र पहनने वाले, अर्थात कृष्ण। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। चक्रपाणी में मैंने बताया कि जिसमें पाणी जुड़ा होता है, चक्रपाणी, वीणा पाणी, शूल पाणी, ये सब क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला है आपका असंभव, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर नई समास। तो असंभव, जो संभव ना हो, क्या है? यहाँ पर नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो जब नकारात्मकता का भाव आता है तो क्या हो जाता है? नई समास हो जाता है। तो यहाँ पर नई समास हो जाएगा। ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर आपका बहुब्रीहि समास है। हाँ, बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपका क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हुआ। मैंने बताया भर, प्रति, यथा, आ,
और बे, ये सभी जब शब्द जो प्रथम शब्द प्रधान होते हैं ये सभी मिलकर बने होते हैं, तो इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अगला है पंचवटी। इसमें कौन सा, यह कौन से समास का उदाहरण है? पंचवटी, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर आपका कर्मधारय समास। पंचवटी ये कौन से समास का उदाहरण है? पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जब पहला पद संख्यावाचक हो तो सीधे हम द्विगु समास पे लगा देते हैं। लोटा डोरी, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। लोटा डोरी, इसमें कौन सा समास है, बताइए। योजक चिन्ह सीधे लगा हुआ है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा रंक, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, मेल आ गया। घर में प्रवेश, में क्या है, कारक है, कारक चिन्ह है, तो कहाँ चला गया आपका, तत्पुरुष हो गया। अधिकरण कारक में पर आता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। भरपेट, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में क्या हो गया, यहाँ पर आपका अव्ययी भाव है। देखिए इसमें भर मैंने लिखा हुआ है, भरसक, भरपूर, भरपेट, क्या हो गए सब, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, भरपेट में अव्ययी भाव समास। अगला है प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्री। प्रतिमान, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, ये सभी में आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब अगला है आपका चीड़ी मार। इसमें कौन सा समास है? बहुब्री है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर आपका द्वंद्व समास है। चीड़ी मार, इसमें कौन सा समास है? चीड़ी को मारना, को आ गया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, को कारक चिन्ह लग गया तो कारक चिन्ह में तत्पुरुष समास। आजन्म, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर आपका द्विगु समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। आजन्म, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव में मैंने बताया प्रति, भर, यथा, आ, याव, बे, ये सभी आते हैं। आजन्म, जन्म से अब तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव आ जाएगा। लंबोदर, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास। तो लंबा है जिसका उदर, क्या हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? लंबोदर किसको कहते हैं? लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। तो कहाँ क्या हो जाएगा ये, जिसका उदर लंबा है अर्थात गणेश। तो दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, कामचोर, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, या फिर कर्मधारय समास। कामचोर, कामचोर में कौन सा समास है? काम से जी चुराने वाला, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, काम से जी चुराना या काम ना करना, तो ये से आ जाएगा तो तत्पुरुष समास। आजकल,
आजकल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर आपका द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन मतलब वही है, आज या कल, आज और कल। ठीक है, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आएगा? आज या कल, आज और कल। तो कहाँ चला जाएगा ये आपका द्वंद्व समास चला जाएगा। योजक चिन्ह लगा होता तब भी हम इसका विग्रह करते तो भी यही आता, आज और कल, आज या कल। ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। चार भुजा। ठीक है, पहला पद क्या है आपका? संख्यावाचक है, तो कहाँ चला जाएगा? द्विगु समास में चला जाएगा। ठीक, चतुर्भुज। दशमुख, दसमुख में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर आपका कर्मधारय है? दसमुख, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख वाला कहाँ चला जाएगा? दशमुख कौन है? रावण। तो क्या है? तीसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कहाँ चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। विद्यार्थी में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण कर। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? विद्या को ग्रहण करने वाला। तो बीच में क्या आ गया? को आ गया। को कौन सा? ये कारक हो गया आपका, कर्म कारक, सॉरी कारक, कर्म कारक आ गया। तो कहाँ चला जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। ठीक। आनंदमय, आनंदमय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर आपका द्वंद्व समास। आनंदमय में कौन सा समास है? आनंद में मग्न, आनंद में लीन, आनंद में लीन। तो में आ जाएगा, में आ गया तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर आपका कर्मधारय है? त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला, ये मैंने एग्जाम्पल में बताया है शायद। त्रिफला, त्रिफला आगे क्या है? संख्या है, तीन संख्या है, तो कहाँ चला जाएगा? द्विगु समास में। चंद्रशेखर, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर आपका द्वंद्व समास है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या होगा? ये भी शिव को ही कहते हैं चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा है। कहाँ जाएगा? बहुब्रीहि समास में। नवयुवक, इसमें कौन सा शब्द समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर आपका अव्ययी भाव समास है? नवयुवक, युवक कैसा है? नव है, नया है। तो क्या है? युवक विशेष्य है, युवक की विशेषता बताई जा रही है, नव है, नया है। तो जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेषण विशेष्य होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, तो नवयुवक कर्मधारय समास। शिवालय शब्द में कौन सा समास है? नई समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्म धारय समास। शिवालय, शिव का आलय, शिव का घर, तो का आ जाता है बीच में। ठीक है, शिव का घर, बीच में क्या आ गया? आपका का आ गया, तो का कारक आ गया, कारक आ गया तो तत्पुरुष समास लग गया। तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? बताइए। तीर्थ यात्रा, तीर्थ की यात्रा करना, तीर्थ की यात्रा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? तीर्थ की यात्रा। तो कहाँ चला जाएगा? ये भी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि दो पदों का योग किस में होता है? वर्ण में, समास में, संधि में या फिर अव्यय में? तो क्या बताएंगे? समास में। पदों का योग, अगर शब्दों का योग कहता तो संधि हो जाती। ठीक है, जब पदों का योग से एक उसका संक्षिप्त रूप बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर आपका अव्ययी भाव समास है? विद्यासागर, विद्यासागर में कौन सा समास है? विद्या का सागर, क्या आ गया? का आ गया। विद्या का सागर तो कहाँ चला जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लिया। तो इस तरह से आपका समास पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उदाहरण से ही आ जाए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसका वो याद रखते हैं कि पहला पद प्रधान किस में होता है, या उसकी ट्रिक को याद रखते हैं, इसकी एक पहचान याद रखते हैं। जैसे द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास में संख्यावाचक है पहला पद, और इसमें अन नहीं होना चाहिए। बस हम इतना याद रखेंगे तो कौन सा द्विगु समास है हमें पता चल जाएगा। द्वंद्व में योजक चिन्ह हो गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा। या फिर दोनों शब्द क्या होते हैं? दोनों शब्द संज्ञा होंगे, दोनों शब्द विशेषण होंगे। ठीक है, दोनों शब्द में कोई प्रधान नहीं होता है, कि आपका कहाँ चला जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कोई प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों मिलाकर के क्या होते हैं? एक नया विशेषता बनती है, एक नए शब्द की विशेषता बनती है। ज़्यादा आप कर्मधारय में और बहुब्रीहि में कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, यही नीलांबर पीतांबर इसी में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नीलांबर आपका क्या होता है? कर्मधारय होता है। नीलांबर कर्मधारय होता है। और जो पीतांबर होता है वो आपका बहुब्रीहि होता है। ठीक, तो चलिए, ठीक है, तो आपका यहाँ से समास कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच।